गई है। लोकेशन की खोज जारी है। जिम टोनी के रेस्क्यू मिशन पर निकल चुका था। मैक 1.5 की स्पीड से उड़ता हुआ वो हवा से बातें कर रहा था। तभी उसके सूट के कंप्यूटर सिस्टम को एक मैसेज मिला। टोनी के अलावा आयरन सूट में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला बस जिम रोड्स ही था। हालांकि यह मिशन जिम के लिए जरूरी था, पर फिर भी अगर उसे चुनने का मौका मिलता तो वो किसी लड़ाई से ज्यादा करप्ट पॉलिटिकल पावर्स को उखाड़ फेंकना ज्यादा पसंद करता। अपने हेलमेट के कंप्यूटराइज्ड आई पीसेस से अपने आसपास की चीजों को देखते हुए जिम अपने आप से बोला, ठीक है, अगर एम पर अटैक करने से टोनी सेफली घर पहुंचने वाला है तो आज एम के लिए एक बहुत बुरा दिन है। लेकिन अगर मैं मैजिया का नौकर बने बिना ये काम करता तो ज्यादा अच्छा होता। उसी वक्त कंप्यूटर ने फिर से अपडेट दी। लोकेशन फॉर्म फ्लोरिडा के मायामी शहर से कुछ किलोमीटर दूर समंदर की गहराई में शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेटेड। अचानक जिम ने उड़ान की दिशा बदलकर सीधा ऊपर की तरफ कर ली और गहरी सांस लेकर खुद से बोला, मुझे एक शॉर्टकट पता है। वो ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए सीधे स्पेस की ओर जाने लगा। जैसे ही वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, उसने अपने जूतों पर लगे रिपल्सर्स को ऑन कर दिया और खुद को एक जोरदार धक्का देकर स्पेस में धकेल दिया। अगले कुछ पलों में वॉर मशीन यानी जिम स्पेस की जीरो ग्रेविटी में तैरने लगा। इस वक्त जिम जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, टोनी ने उसे सब ऑर्बिटल पैराबोलिक मनूवर का नाम दिया था। ये लंबी दूरी तय करने का सबसे आसान तरीका था, जिसमें आयरन सूट में मौजूद इंसान तब तक अर्थ के बाहर जीरो ग्रेविटी में रहता है जब तक उसे स्पेस से अपनी मंजिल नजर ना आने लगे, और मंजिल नजर आते ही आयरन सूट पहनने वाला सीधे नीचे अर्थ की ओर जाने लगता है। अब जिम मायामी पहुंचने के लिए निकला था। जैसे ही उसे मायामी नजर आया, उसके कंप्यूटर से आवाज आई, लोकेशन फाउंड, सिस्टम रीएक्टिवेटिंग। सिस्टम के ऑन होते ही जिम फिर तेजी से अर्थ की ओर बढ़ने लगा। एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन होने पर आर्मर गर्म होने लगा, लेकिन सूट का कूलिंग सिस्टम उसे ठंडा रखे हुए था। अगले कुछ मिनटों में वो सीधे प्रशांत महासागर में जा गिरा। टोनी की बनाई आर्मर सूट टेक्नोलॉजी हर तरह के मौसम, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ बर्फ, पानी जैसे एलिमेंट्स को सहने की कैपेसिटी के साथ बनाई गई थी। यहाँ भी पानी के अंदर होने के बावजूद उसके सूट में पानी भरने के चांसेस कम ही थे। वो खुद को स्टेबल करते हुए बोला, मुझे लगा था कोऑर्डिनेट्स किसी आइलैंड के होंगे, लेकिन ये तो सरफेस लेवल से नीचे सी की लोकेशन है। समुद्र के नीचे तैरते हुए उसने अपने चेस्ट बीम की लाइट से चारों ओर देखा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे जाना कहाँ है। लगता है ये सिर्फ मैडम मास की एक चाल है। ये भी हो सकता है एनर्जी चिप जैसा कुछ हो ही नहीं, वरना वो मुझे यहाँ समुद्र के नीचे क्यों भेजती? वो गहरे काले समुद्र में काफी देर तक ढूंढता रहा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर उसने सोनार टेक्नोलॉजी का यूज किया और साउंड वेव्स को समुद्र की गहराई में भेजा। जब साउंड वेव्स नीचे के सरफेस से टकराकर वापस लौटी, सिस्टम ने उसे रिसीव करके आसानी से अंदाजा लगा लिया कि पानी के नीचे क्या है। जैसे ही वॉर मशीन आर्मर ने साउंड वेव्स डिटेक्ट की, जिम चौंकते हुए बोला, मैं गलत था, सी के नीचे कोई फैसिलिटी जरूर है। वो पानी की गहराई में पहुंचा और वहां रेत के नीचे दबी डोम जैसी बिल्डिंग देख हैरान रह गया। वो कटोरे जैसी बिल्डिंग बाहर से किसी स्टेडियम जितनी बड़ी थी। तो यहाँ छिपा रखा है एम ने अपना सीक्रेट हेडक्वार्टर। बिल्डिंग देख जिम को लगा वो बड़ी आसानी से बिल्डिंग में घुसकर चिप को चुरा लेगा, लेकिन तभी एक मिसाइल सीधे वॉर मशीन से आ टकराई और जिम पानी में बहुत दूर जा गिरा। जिम को अपने हेलमेट में मैसेज मिला, पर वो थोड़ा रिलैक्स था कि अभी दूसरे सारे सिस्टम्स काम कर रहे थे। लेकिन तभी उसकी नजर हेडक्वार्टर के पास मौजूद दो बड़ी बड़ी सिल्वर सबमरीन्स पर पड़ी। सबमरीन्स के पास कुछ और मशीनें भी थी जो दिखने में केकड़ों की तरह थी। जिम खुद को बचाते हुए दूसरी ओर तैरते हुए अपने आप से बोला, गलती मेरी है, मैं कैसे भूल गया कि एम अपनी सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मास्क आयरन मैन को इस खतरनाक मिशन पर भेजना चाहती थी। मुझे फैसिलिटी के अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, अचानक सबमरीन से एक टॉर्पीडो यानी पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल सीधे वॉर मशीन पर दाग गई। ये एक ऐसी मिसाइल थी जिसे टारगेट सेट करके छोड़ा जाता है और टारगेट को हिट किए बिना ये रुकती नहीं है। अब वो टॉर्पीडो लगातार वॉर मशीन के पीछे लगी हुई थी। पानी में तेजी से तैरते हुए वॉर मशीन फौरन अपने एआई से बोला, जल्दी करो, इस मिसाइल को मुझसे दूर करो, डिप्लॉय फ्लैश। अगले ही पल उसके आर्मर के पैर में लगी गन से एक साथ कई बुलेट्स निकलने लगी, लेकिन मिसाइल पर उसका ना तो कोई असर पड़ा और ना ही उसने अपना रास्ता बदला। ऑक्सीजन लेवल्स आर फॉलिंग, स्विचिंग टू पावर सेविंग मोड। जिम को मैसेज तो मिला, लेकिन अगर वो रुकता तो उसका मरना तय था। वो अचानक रास्ता बदलकर बोला, चलो टैंक्स और आर्मर्स को खत्म करने वाले मिसाइल से इस टॉर्पीडो को रास्ते से हटाते हैं। अचानक ही वॉर मशीन आर्मर से एक छोटी सी मिसाइल निकली और सीधे उस टॉर्पीडो से जा टकराई। अगले ही सेकंड एक बड़े धमाके में टॉर्पीडो टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन खतरा अब भी बरकरार था। इसके बाद सबमरीन्स ने एक के बाद एक कई सारे टॉर्पीडो छोड़ने शुरू कर दिए। जिम अपने आर्मर से लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। वार्निंग, 15% ऑक्सीजन लेफ्ट, इमरजेंसी बैकअप ऑन, इवैक्यूएट फास्ट। वहां से निकलने का यह मैसेज सुन जिम मन ही मन बोला, अब तो बस एक ही तरीका है। वो सीधे तैरते हुए सबमरीन्स के पास पहुंच गया। जैसे ही टॉर्पीडो उसे फॉलो करते हुए उसके पास आए, वो अपने आर्मर को कमांड देते हुए बोला, फ्लैश छोड़ो अभी। अचानक पानी के अंदर तेज रोशनी हुई और पानी के हलचल का फायदा उठाकर जिम सामने से हट गया। सारे टॉर्पीडो सीधे सबमरीन से जा टकराए। सिक्योरिटी को तोड़ने के बाद जिम सीधे फैसिलिटी की ओर बढ़ गया। उसने अपने हाथ पर लगे लेजर ब्लेड से स्टील की मोटी दीवार को काटना शुरू किया। असली एक्शन तो अब शुरू होगा। लेकिन तभी अचानक उसे जोर का झटका लगा और वो तेजी से पानी की गहराई में जाने लगा। सूट डैमेज्ड, ऑक्सीजन लेवल 10%। जिम ने अपने पैरों पर लगे रिपल्सर से खुद को संभालने की कोशिश की, पर तभी उसने देखा सबमरीन्स गार्ड करने वाले मैकेनिकल क्रैब में से एक ने उसे पकड़ रखा था और वही उसे तेजी से पानी के अंदर खींच रहा था। कुछ करो, इसे मुझसे दूर करो। जिम ने अपने सूट के कंप्यूटर से कहा, पावर लेवल कम है सर, अगर अभी यूज किया तो आप पानी के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, ऑक्सीजन 8%। सूट का यह जवाब सुन जिम को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन अचानक उसका दिमाग चला। उसने फिर कंप्यूटर से कहा, सॉरी पावर रिपल्सर्स पर डालो अभी। लेकिन सर पावर नहीं है, ऑक्सीजन भी 6% है। कंप्यूटर की आवाज में एक तरह की वार्निंग थी, पर जिम नहीं रुका। वो जोर से चिल्लाया, गिनना बंद करो, सिर्फ स्क्रीन पर दिखाओ, पावर्स दो अभी। जैसे ही कंप्यूटर ने सारी पावर्स पैरों के रिपल्सर्स पर डाली, जिम ने क्रैब के कैमरों पर अपना पैर रखकर उन्हें खराब कर दिया, जिससे उसकी पकड़ जिम पर से छूट गई। तभी उसे मैसेज मिला, ऑक्सीजन 2%। उसने तेजी से ऊपर की ओर डाइव किया ताकि फैसिलिटी की छत तक पहुंच सके, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन 1% रह गई थी। उसने मन ही मन कहा, टोनी, आज तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी गवा दूं तो कोई अफसोस नहीं होगा। क्या पता इसी बहाने दुनिया हमारी दोस्ती को याद रखे। उसने सांस रोकी और दीवार को लेजर से काटने लगा। अंदर से यह फैसिलिटी एक बड़ी लैब के जैसी थी। चारों ओर दीवारों पर बड़ी स्क्रीन्स लगी थी और हर तरफ एक जैसी यूनिफॉर्म पहने लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। लेकिन दीवार के कटते ही पानी तेजी से अंदर भरने लगा। चारों ओर हड़कंप मच गया, चीख और मदद की पुकार सुनाई देने लगी। जिम अंदर आकर गहरी सांसें लेने लगा और मन ही मन बड़बड़ाया, अगर मैं दुनिया का सबसे खतरनाक चिप होता तो मुझे कहां रखा जाता। वो यहाँ वहां देख ही रहा था कि अचानक एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, अलर्ट, हम पर अटैक हुआ है। मैं फिर कहता हूं, हम पर अटैक हुआ है। फैसिलिटी के सेंटर को सील कर दो। ये सुनते ही जिम को समझ आ गया कि उसे सीधे फैसिलिटी के सेंटर की ओर जाना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उस पर हमला होने लगा। जल्दी बताओ, हमारे पास कितने हथियार बचे हैं? जिम ने आर्मर कंप्यूटर से पूछा तो उसे जवाब मिला, सूट काफी डैमेज हो चुका है, आप बस 10 मिनट और लड़ सकते हैं, लेकिन हवा से ऑक्सीजन चार्ज कर ली गई है, लेवल 14% है। तो चलो फिर, देर किस बात की? ये कहकर वो सीधे फैसिलिटी के सेंटर की ओर उड़ने लगा।
फैसिलिटी के सेंटर में भारी सिक्योरिटी के बीच चिप एक स्टैंड पर मैग्नेटिक फोर्स और चमकदार ब्लू एनर्जी के सहारे हवा में बैलेंस की गई थी। चिप दिखने में छोटी व्हाइट क्रिस्टल जैसी थी। जिम किसी तरह चिप के स्टैंड के पास पहुंचा, फिर अटैकर्स की ओर मुड़ा और अपने दोनों हाथों को उनकी तरफ उठाते हुए बोला, अब मेरी बारी। इसके बाद जिम ने टियर गैस ग्रेनेड्स और मशीन पर लगी गन से फायर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अटैकर्स पीछे हटने लगे। उसके अटैक से कई लोग घायल हुए, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अफसोस दिखने लगा। तभी जिम की नजर घायल पड़ी एक लड़की पर पड़ी, तो उसे उठाते हुए मन ही मन बोला, क्या फर्क है मुझ में और इन लोगों में। इस ख्याल ने एक पल को उसके अटैक को रोक दिया। उसे लग रहा था शायद वो गलत कर रहा है, लेकिन तभी अचानक उस पर फिर से अटैक हुआ। वो उठा और अपने आप को समझाते हुए सख्त लहजे में बोला, फर्क तो है, हम लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं और तुम लोग उन्हें मारने के लिए। अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो भीड़ की ओर मुड़ा और 2 कदम आगे बढ़कर तेज आवाज में बोला, काश तुमने अपना हुनर इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया होता। उसने अपने सारे हथियार उन अटैकर्स पर खोल दिए। उन सभी को एक साथ ठिकाने लगाने के बाद वो चिप की ओर बढ़ गया। चिप के स्टैंड पर पैर रखते ही तेज अलार्म बजने लगा। दूसरे एरिया में मौजूद गार्ड्स की भीड़ फैसिलिटी के सेंटर की ओर बढ़ने लगी। जिम ने तुरंत चिप उठाई और धीरे से बोला, अब यहाँ रुकना खतरनाक होगा। रिजर्व ऑक्सीजन का यूज करो और तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। सूट को कमांड देते ही वो तेज आवाज के साथ फैसिलिटी के छत को चीरता हुआ बाहर निकल गया। जिम के पास टोनी को बचाने के लिए अब भी काफी घंटे बाकी थे। फैसिलिटी के बाहर निकलकर वो खुद से बोला, टोनी को बचाने के लिए चिप का मिलना जरूरी था, लेकिन याद रखना मास्क, वॉर मशीन तुम्हें ये चिप कभी नहीं देगा और टोनी को तुम्हारी कैद से बचा भी लेगा। मैं आ रहा हूं टोनी। बिना चिप दिए आखिर कैसे बचाएगा जिम टोनी को? क्या तब तक टोनी मजबूर होकर मान लेगा किडनैपर की बात? जानने के लिए सुनते रहिए